हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी एक्सपर्टीज़। तो चलिए बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको कि कहा जाता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी। तो चलिए देखते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो है हमारा एक्ट वाली सीरीज़ का। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूँ प्रीलिम्स के लिए, और कहीं कभी मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब देखिए, मॉन्टे मिलो रिफॉर्म्स इसको बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो मिंटो तो थे, ये तो वॉइस रॉय हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे, ठीक है ना, 1909 में जब ये आया था। और जॉन मॉर्ले जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बात मैंने 1919 वाले एक्ट में बताया कौन होता है, आप उस एक्ट को देख सकते हैं। यहाँ भी बता देता हूँ कि ये एक पोस्ट होती थी ब्रिटेन में, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट का एक मिनिस्टर होता था, जो टेक्निकली वॉइस रॉय के ऊपर होता था। बोले तो ये जो लॉर्ड मिंटो में वॉइस रॉय था, ये इनको रिपोर्ट करते थे। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है ये ब्रिटेन में होता था, ये वॉइस रॉय इंडिया में होता था, ठीक है ना। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हो गई, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा प्री में तो कम से कम। तो क्यों आया, तो इसीलिए आया था 1909 में कि गवर्नेंस में कोई इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देने की उस टाइम पे ज़रूरत थी। पता होगा आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी 1885 में, ठीक है ना। और नेशनलिस्ट तब से डिमांड कर रहे थे कि कुछ सेल्फ रूल या डोमिनियन स्टेटस जैसा कुछ, मतलब कि जो भी राज चल रहा था ब्रिटिश राज, तो इंडियंस का कोई से नहीं था उसमें। तो बेसिकली क्या था कि इंडियंस भी उसमें से मान रहे थे, ठीक है ना, से मांग रहे थे गवर्नेंस में। फिर स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये टॉपिक है, ये हम पढ़ते हैं वहाँ पे 1905 में, ठीक है ना। तो उसके बाद से भी इंडियंस के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था। उनको गवर्नेंस में से चाहिए था अपना, ठीक है ना, सरकार में। इसलिए और इन्होंने, जॉन मॉर्ले ने और लॉर्ड मिंटो ने ये रियलाइज़ किया कि गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा, एंगर ज़्यादा है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि अब थोड़ा सा से इंडियंस को दे देना चाहिए गवर्नेंस के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या प्रोविजंस थे। क्वेश्चन जो बनेगा अपने एग्ज़ाम में तो यहीं से बनेगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइजेस में सबसे पहले तो इंक्रीज़ किया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है कि एक मिनी पार्लियामेंट जैसा कुछ, लेजिस्लेचर चलाने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन तो होते नहीं थे यहाँ पे। डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे 1919 वाले एक्ट से। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बट इस्टेब्लिश हो गई थी इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर, कैसे ना कैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव आते थे वहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज़ कर दिया था इस एक्ट ने, ठीक है ना। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, जैसे अभी पार्लियामेंट होता है तो उसमें 16 मेंबर्स होते थे पहले, अब 60 हो गए थे, ठीक है ना। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंसेस थी उस समय, जैसे आज स्टेट्स हैं, बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ठीक है, बॉम्बे प्रोविंस। तो उसमें भी प्रोविंस के साइज़ के हिसाब से और कोई मेंबर्स का नंबर इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो ये फर्स्ट प्रोविज़न हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न की तरफ। तो फंक्शन थोड़े बहुत एक्सपेंड कर दिया था, कोई पावर तो होता नहीं था इनके पास में। पूरा गवर्नेंस और जो भी डिसीजंस होने हैं सब वॉइस रॉय लेता था, जो कि डायरेक्टली अपॉइंट होता था इंग्लैंड से, ठीक है। एक्ट गेव मोर पावर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू डिस्कस द क्वेश्चंस एंड गवर्नमेंट एक्शन। अब मान लीजिए कोई लॉ बना दिया वॉइस रॉय ने कि इतने परसेंट लेटेस्ट से कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो 50% उसमें टैक्स देना, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन कर सकते थे कि ये आपने क्यों ऐसा नियम बना दिया, और उस एक्ट को डिस्कस कर सकते थे गवर्नमेंट के, ठीक है ना। मेंबर्स कुड नाउ आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन्होंने कोई आंसर दिया तो उसका फॉलो अप क्वेश्चंस पूछा जा सकता था, ठीक है ना। और ये पावर मिली थी बजट में, ठीक है ना। बजट में क्वेश्चन कर सकते थे कि आपने डिफेंस को इतना पैसा क्यों दे दिया, एजुकेशन को तो आप पैसा दे नहीं रहे हो, कोई डेवलपमेंट हमारा कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन कुछ एक्सपेंड कर दिए थे उस टाइम पे। अब एक वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होता है कि वॉइस रॉय अपने डिसीजन खुद लेता था, बट उसको एडवाइस करने के लिए कोई मेंबर्स होते थे, उसके 5-6 मेंबर्स होते थे, 6 होते थे। तो तो वही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे लोगों के नंबर बढ़ा दिया था। सॉरी, यहाँ पे टाइपो हो गया है। उसमें क्या किया था, इंडियन को इस एक्ट में इंक्लूड कर दिया गया था, इंडियंस को। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ। तो इंडियन, ये नियम बना दिया था यहाँ पे कि इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाएगा वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वॉइस रॉय की होती थी उसके पहले मेंबर बने थे, ठीक है ना। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इसका आता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट करके एक चीज़ होती थी कि मतलब मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो कोई दूसरा मुस्लिम ही बनेगा, ठीक है। जैसे आजकल होता है कि इलेक्शंस हो रहे हैं जैसे आजकल, तो डजेंट मैटर कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक ही रिप्रेजेंटेटिव को आप चुनते हो। तो ये चीज़ हटा दी गई उस समय ये कर दिया गया कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट, कोई अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली ये मोटा मोटा मीनिंग होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का, ठीक है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इस चीज़ को लीगल कर दिया गया था इस टाइम पे, और इसी चीज़ से लॉर्ड मिंटो को टाइटल मिला था फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। तो 1909 का एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स के लिए। तो ये चीज़ हो गई। तो मुस्लिम्स को तो दे दिया गया था, इसके अलावा कुछ और सोशल ग्रुप्स थे, सोसाइटी के कुछ और ग्रुप्स थे, उनको भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस हो गए, एमसीडी जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली होता है इस तरह से, तो उनके भी कोई मेंबर्स जा सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, बिजनेस ग्रुप्स हो गए, जैसे बिड़ला और बजाज उस टाइम के बड़े बिजनेस हाउसेस थे, तो उनको भी दे दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ के लोग अपना अपॉइंट होकर जा सकते थे, ठीक है। ज़मींदार होते थे, बहुत बड़ा ग्रुप होता था उस टाइम पे, तो ये लोग भी अपॉइंट होकर जा सकते थे। तो ये मेन प्रोविजंस हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू वर्किंग हार्ड।